नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करेंगे राजनीति की और अर्थशास्त्र की, केंद्र की और राज्य सरकारों की और चुनावों की। साथ ही साथ बात होने वाली है समर्थन मूल्य की। और यह सब किस लिए? यह इसलिए कि 2 दिन पहले जो आम बजट मोदी 3.0 एनडीए सरकार तीसरी पारी में जो पहला पूर्ण बजट पेश किया, उसे लेकर राजनीति 48 घंटे बाद भी जारी है। जबरदस्त जोर आजमाइश हो रही है। और अखबारों की बात हो, एक्स की बात हो, उस पर ट्वीटों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। अब देवेंद्र शर्मा फॉरमोस्ट एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट हैं, फूड एक्सपर्ट हैं, देश के पत्रकार भी हैं और मेरे कार्यक्रम पर कई बार आते हैं। उन्होंने एक्स पर ट्वीट किया और ट्वीट की बिना उसकी नींव बनी भास्कर की एक हेडलाइन क्या कि सरकार ने क्या समर्थन मूल्य चुकाया है घटकों को बजट में। देवेंद्र शर्मा ने कहा कि अरे भाई, समर्थन मूल्य तो मांग रहे थे किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य कि उसे अमली जामा पहना दिया जाए, और समर्थन मूल्य क्या घटकों को दे दिया गया है। इसमें केंद्र बनाम राज्यों की राजनीति, संघीय ढांचा, उस पर दबाव प्रहार की बात भी सामने आ रही है। और आसान कर दूं, आप इशारा तो समझ गए होंगे। जो ये सरकार चल रही है, बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो है, अपने दम पर बहुमत नहीं ले पाई, तो वो जो 28 का आंकड़ा है, 16 टीडीपी का, 12 जेडीयू का, यानी कि आंध्र और बिहार का जो सहारा है, और जो बजट में बिहार को 59,000 करोड़ का प्रावधान अलग से किया गया, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, पुल बनाने के लिए पैसा दिया गया, और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। भाई, इन्हें राजधानी भी बनानी है, वहां कॉरिडोर भी बनना है। तो इसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह रहे हैं बजट में सबकी थाली खाली, बिहार आंध्र की थाली में पकौड़ा जलेबी। पकौड़े ने भारतीय राजनीति के डिस्कोर्स में, विमर्श में फिर से एंट्री की है। जलेबी भी आई, लेकिन पकौड़ा भी आया कि सहयोगियों को दे दिए जी जलेबी और पकौड़े। हालांकि इसमें एक विरोधाभास भी दिखा कि बिहार को, आंध्र को इतना कुछ दे दिया, कांग्रेस कह रही है उन्हीं के सहयोगी लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि केंद्र ने बिहार को झुंझुना बजाने के लिए दे दिया। 59,000 करोड़ रुपए झुंझुना नहीं होते। इसमें राजनीतिक संकेतों की राजनीति भी आती है क्या कि भाई बिहार को इतना दे दिया, नीतीश कुमार लेने में कामयाब हुए, उन्होंने दबाव बना दिया, और 1.5 साल बाद बिहार में चुनाव है विधानसभा के। अगले साल नवंबर दिसंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो वहां पर बहुत कुछ पॉलिटिकली एट स्टेक है। और इसीलिए बिहार तो दूर की कौड़ी हो गए, अभी तो सीधे सीधे चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में। और यहां पर महाराष्ट्र की और हरियाणा की बात की जाए तो अभी एनडीए की सरकारें हैं, और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने परसों ही निशाना साधा था कि भाई हमें तो निचोड़ लिया, महाराष्ट्र से बस लिया ही जाता है, दिया कुछ नहीं जाता, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और चुनावी मौसम में ये कैंपेन का हिस्सा भी बनते हैं, नारों में ये गड़े भी जाते हैं ये सारे आरोप। उत्तर प्रदेश अपने आप में दिलचस्प है, और यहां भी चुनाव की बात है। आप कहेंगे अरे 2022 में हो तो गए विधानसभा चुनाव, पर यहां पर अभी 10 सीटों पर विधानसभा के लिए उपचुनाव होने हैं। अगले महीने ही आ जाएगी अधिसूचना, जारी हो जाएगी। तो यहां पर अखिलेश यादव ने निशाना साध दिया है। वो कह रहे हैं बिहार और आंध्र प्रदेश को मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश को नहीं मिला। अब बीजेपी तो यह बात नहीं कह सकती, लेकिन विपक्ष को यहां पर बीजेपी को घेरने का क्या एक मौका मिल गया है। इसमें राजनीतिक
राजनीतिक नफे और नुकसान की गुंजाइश भी बनती है क्या? और ये आने वाली राजनीति के क्या संकेत होंगे? देखिए, वी आर अ फेडरल स्टेट, हमारा एक संघीय ढांचा है। केंद्र के मातहत बहुत सारी चीजें आती हैं, फिर राज्यों की भी, और कई जगह कंकरेंट लिस्ट होती है, दोनों की चलती है। लेकिन अगर कोई विवाद हो जाए तो केंद्र की बात मानी जाती है, यही परिकल्पना है। बट वी आर यूनिटरी इन कैरेक्टर ऑल्सो, क्योंकि केंद्र पर ज्यादा दारोमदार, ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा जवाबदेही होती है। उसी के पास जो खजाना है, जो पिटारा है, उसकी बागडोर होती है। और राज्यों के साथ किस तरह से कदम ताल की जाए, इसी पर देश की विकास दर, देश की अर्थव्यवस्था, देश का आर्थिक एक्सप्रेसवे, हाईवे, उस पर कितनी तेजी से गाड़ी चलेगी, यह तय होता है। अब इसी में ही रोड ब्लॉक्स आने लगे, स्पीड ब्रेकर बन जाएं, मनमुटाव होने लग जाए, तो हम एक विश्व गुरु, एक आर्थिक शक्ति या विकसित भारत का जो हमने संकल्प लिया है, उसे कैसे पूरा कर पाएंगे? और इसी की एक और झलक हमें नीति आयोग में दिखी। नीति आयोग में राज्यों को क्या आवंटन किया जाता है, इस पर लगातार विमर्श होता है। लेकिन एम.के. स्टालिन, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, वो बॉयकॉट कर रहे हैं जो बैठक होने वाली है। हेमंत सोरेन, झारखंड के मुख्यमंत्री, पिनराई विजयन, केरला के मुख्यमंत्री, वो नहीं आने वाले हैं। भगवंत मान, पंजाब के मुख्यमंत्री, सिद्धरमैया, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कि नहीं जी, नीति आयोग की बैठक में हम नहीं जाएंगे। और ममता बनर्जी जा रही हैं तो उन पर दबाव डाला जा रहा है। एम.के. स्टालिन उनसे बात कर रहे हैं कि भाई आपको नहीं जाना चाहिए। तो ये आर पार अगर ऐसे होने लगेगी तो केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का आवंटन कैसे हो पाएगा? यह सहमति कैसे बनेगी? विकास का पहिया क्या घूमना बंद हो जाएगा और इसमें बस राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ही हावी होने लगेंगे कि राज्य कहेंगे जी केंद्र पैसा नहीं देता, केंद्र कहता हम देने को तैयार हैं, ये लेने को तैयार नहीं। बहुत सारी स्वास्थ्य की, शिक्षा की जो योजनाएं भी चल रही हैं, वो विपक्षी राज्य चलाने को इसलिए तैयार नहीं है जी, हर किसी में प्रधानमंत्री का नाम सामने आ जाता है, हमारे पास अपनी योजनाएं हैं, हम वो चलाएंगे। तो राजनीति गुड पॉलिटिक्स बैड इकोनॉमिक्स भी कर रही है क्या? यह अपने आप में एक अहम सवाल हो जाता है। और सवाल एक और जुड़ गया है, और यह बहुत अहम होता है जब मैं आवंटन शब्द पर जोर देता हूं। केंद्र राज्यों को क्या आवंटन करता है, यह तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आपको, मुझको, अलग अलग जो वर्ग हैं, भाई अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, युवा हैं, किसको कितना दिया जा रहा है, किसान, यह आवंटन हमें पता होना चाहिए। और इसके लिए जनसंख्या की गणना बहुत अहम हो जाती है। 2021 में सेंसस होने वाला था, सेंसस नहीं हो पाया क्योंकि ये कोरोना काल, एक महामारी, वो आपातकाल, सबने इसको सहा, पूरी दुनिया ने। लेकिन खबर यह थी कि भाई चुनाव के बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, पर यह तो बजट भी आ गया है, जनगणना की प्रक्रिया हमें पता नहीं। 2011 के आंकड़ों के हिसाब से सब कुछ क्या आवंटित किया जाएगा? इसमें कुछ लोग ऐसे ही जो हाशिए पर पड़े हुए थे, वो हाशिए पर ही पड़े रह जाएंगे। और क्या सरकार जानबूझकर जनगणना को सरकमवेंट भी करना चाह रही है? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बात जातिगत जनगणना की भी आ जाएगी और उसमें पेंच अड़ाएगी जेडीयू, जो अहम घटक है। बिहार में जातिगत जनगणना तो लागू कर दिया नीतीश कुमार ने, और विपक्ष, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सब लोग इसकी पैरवी करते दिखाई दे रहे हैं। तो बजट से शुरू हुआ बवाल क्या अभी नहीं थमने वाला है, और इसे लेकर सवाल आने वाले कई महीनों तक गूंजेंगे क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ऐसे में आज का सीधा सवाल, बजट बहुमूल्य या सरकार का समर्थन मूल्य? और पैसा बहाना है,
विपक्ष को ताकत आजमाना है या ताकत की जोर आजमाइश करनी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।